नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य परीक्षा 2014 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आहूत का विलोम शब्द क्या है? तो आपका सही जवाब होगा अनाहुत। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प डी, आहूत का विलोम होगा अनाहुत। इसी प्रकार के कुछ और विलोम शब्द को आपको याद रखना चाहिए, जैसे आसीन का विलोम होगा अनासीन, आहार्य का विलोम क्या होगा? अनाहार्य, आतुर का विलोम क्या होगा? अनातुर। इसी प्रकार से आगत का विलोम क्या होगा? अनागत। आस्था का विलोम क्या होगा? अनास्था। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। ये सभी विलोम इसी प्रकार से बने हुए हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि अथ का विलोम क्या होगा? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अथ का विलोम होता है इति। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प सी, अथ का विलोम होगा इति। यहां पर जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, जरा इनके भी विलोम को देखिए। विकल्प बी में देखिए पृथक शब्द लिखा हुआ है। पृथक का विलोम होता है संयुक्त, याद रखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथक का विलोम होता है संयुक्त। विकल्प डी में देखिए अति लिखा हुआ है। अति का विलोम होता है न्यून, ये भी पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में वादी का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पूछा जा रहा है कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा प्रवर, अवर का विलोम होगा प्रवर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प बी। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है लघु। लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम गुरु होता है, लघु का विलोम दीर्घ भी होता है, और लघु का विलोम महत भी होता है। यानी लघु की इन तीनों विलोम को आप याद रखेंगे, गुरु, दीर्घ और महत। यहां पर विकल्प डी को देखिए जरा, कनिष्ठ लिखा हुआ है। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ भी होता है और कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ भी होता है, यह भी याद रखेंगे। विकल्प सी में देखिए सुवर लिखा हुआ है। सुवर का विलोम होता है कुंवर। सुवर का विलोम क्या होता है? कुंवर, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा जटिल का विलोम सरल होता है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प ए। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प बी में कुटिल शब्द लिखा है। कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है, याद रखेंगे। जटिल का भी विलोम सरल होता है और कुटिल का भी विलोम सरल होता है। इसी प्रकार विकल्प सी में सहज लिखा है। सहज का विलोम होता है असहज, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको फाइंड आउट करना है। विकल्प ए में लिखा है आयात का विलोम निर्यात है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार विकल्प बी में दृश्य का विलोम अदृश्य लिखा है, यह भी सही है। विकल्प सी में प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष लिखा है, यह भी सही है। याद रखिएगा, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष के अलावा अपरोक्ष भी होता है, ठीक है। याद रखेंगे, परोक्ष के दो आप विकल्प देख सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अपरोक्ष, ठीक है। विकल्प डी को देखिए, आमिष का सामिष लिखा हुआ है, ये गलत है। आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। आमिष का विलोम होता है निरामिष। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 में वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर देखिए, कल भी इस बात की चर्चा हुई थी कि उज्ज्वल लिखते समय 2 आधा ज होता है, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। उज्ज्वल वर्तनी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है। यहां पर 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। जरा कुछ अन्य विकल्प को भी देखिए कि इसमें क्या गलती और क्या होना चाहिए। विकल्प बी में वैमनस्यता लिखा हुआ है। वैमनस्यता नहीं होता है, वैमनस्य होता है। इसी प्रकार विकल्प सी को देखिए, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री नहीं होता है, कवइत्री होता है। यह में छोटी की मात्रा और त में बड़ी की मात्रा होती है और इस प्रकार बनता है कवइत्री। विकल्प डी देखिए, लिखा है प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, यानी प्र में आ की मात्रा होगी, प्रामाणिक, ठीक है। याद रखेंगे, ये सब शब्द पूछे जा चुके हैं। अगला है प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहां पर देखिए, विकल्प ए में संन्यास लिखा है। वर्तनी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही शब्द है, शुद्ध शब्द है संन्यास। यानी प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए आंसर हो जाएगा। संन्यास में ऊपर बिंदी और आधा न भी होगा। जरा विकल्प बी को देखिए कि ये क्यों गलत है। यहां पर प्रत्युपकार लिखा हुआ है। यह में बड़े ओ की मात्रा नहीं बल्कि यह में छोटे ओ की मात्रा रहेगी और बनेगा प्रत्युपकार। इसी प्रकार से विकल्प सी में दुरावस्था लिखा हुआ है। दुरावस्था में र में आ की मात्रा नहीं होगी, दुर्वस्था होगी, ठीक है। यानी र में आ की मात्रा नहीं होगी। विकल्प डी में कैलाश लिखा हुआ है। याद रखिएगा, कैलाश में
छोटा सा होता है, न कि षटकोर सा। याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन बड़े स से होती है। आप बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे कि कैलाश में छोटा सा होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहां पर देखिए उद्घोष लिखा है, बिल्कुल सही है। विकल्प बी में एकता है, बिल्कुल सही है। विकल्प सी में तात्कालिक लिखा है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, उसी प्रकार से तात्कालिक होता है। विकल्प डी में देखिए उपरोक्त लिखा है, ये गलत है, उपर्युक्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त होता है। ये शब्द केवल प्रारंभिक परीक्षा में नहीं अपितु मुख्य परीक्षा में भी आपको काम करेगा जब आप लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर राइटिंग में उपर्युक्त शब्द का अधिकांश प्रयोग देखा जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लेटर राइटिंग में भी मदद करेगा। उपर्युक्त होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। जरा देखते हैं। पहला लिखा है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि काशी को सदैव स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया जाता है, और जब काशी स्त्रीलिंग होगा तो होगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। लिखा है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, बिल्कुल सही है। सी विकल्प में है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, बिल्कुल सही है। अगला है अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, यह भी स्टेटमेंट शुद्ध है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। विकल्प ए को देखिए, लिखा वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। कई बार आपने पॉलिटिकल लीडर को ये स्टेटमेंट देते हुए सुना होगा कि मुझे कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी दोष से मुक्ति मिलती है, दोष से विहीन नहीं होता आदमी। ठीक है, इस प्रकार यहां पर सी और डी विकल्प आपका इसके समकक्ष है। सी विकल्प में देखिए लिखा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी आंसर हो जाएगा। यहां पर डी विकल्प भी जरा देखिए, लिखा वे सभी ही दोषों से मुक्त है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर सभी ही दोषों से मुक्त, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में लिखा है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, शुद्ध स्टेटमेंट है, इसलिए प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प ए। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए कि वो क्यों अशुद्ध है। विकल्प बी में लिखा है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। यहां पर ठसाठस शब्द का प्रयोग अनुचित है, दूध ठसाठस नहीं भरा होता है। ठीक है, यानी बी स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। सी देखिए प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। केवल शब्द का भी प्रयोग हुआ है और संकेत मात्र का भी प्रयोग हुआ है, इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग अनुचित है, इसलिए सी स्टेटमेंट गलत हो गया। डी देखिए लिखा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इस स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि वो आतंकवाद के ऊपर बैठें और निबंध लिखें, जो कि बिल्कुल अनुचित है। यहाँ क्या होना चाहिए, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। ठीक है, यानी इस प्रकार डी स्टेटमेंट गलत हुआ था और प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि जिसे जानने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा, जिसे जानने की इच्छा है उसे कहा जाता है जिज्ञासु। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प सी में लिखा है जिगीसु। ये जिगीसु किसे कहा जाता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिगीसु कहा जाता है, याद रखेंगे। विकल्प डी में लिखा हुआ है जीजी विशु। जीजी विशु किसे कहा जाता है, अधिक समय तक जीते रहने का जो इच्छुक होता है उसे कहा जाता है जीजी विशु। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक को जीजी विशु कहा जाता है, याद रखिएगा। जरा इस प्रकार के अन्य शब्द को भी देखिए। एक शब्द होता है जीजी विशा, ये भी पूछा जाता है। इसको ये जीजी विशा किसे कहा जाता है, जीने की प्रबल इच्छा को जीजी विशा कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, जीने की प्रबल इच्छा को जीजी विशा कहा जाता है। एक शब्द और होता है जिगीषा। जिगीषा किसे कहा जाता है, किसी को जीतने की जो चाह है उसे कहा जाता है जिगीषा। किसी को जीतने की जो चाह है
जो इच्छा है उसे क्या कहा जाता है, जिगीषा कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार के जितने भी शब्द थे उनको कवर कर लिया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा दुर्बोध। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प सी, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, विकल्प ए में लिखा है अगम। अगम का मतलब बताया जा रहा है कि जो गम रहित हो, यहां पर बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लिया गया है। अगला देखिए अगम में लिखा है जहां या जिसके अंदर न जाया जा सके उसको अगम्य कहा जाता है। यदि आप अगम के पर्यायवाची को देखेंगे तो अगम के पर्यायवाची में अगम्य भी आता है। ठीक है, यानी आप अगम्य के सेंस को अगम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए विकल्प बी में लिखा है क्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब क्या होता है, जो समझने में कठिन हो, यानी जो भाषा के संदर्भ में समझने में कठिन हो उसे कहा जाता है क्लिष्ट। अगला देखिए विकल्प डी में लिखा है दुर्गम, यानी जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, दुर्गम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी से संबद्ध है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको कहा जाता है पार्थिव। यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प डी। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, विकल्प बी में लिखा है लौकिक। लौकिक का मतलब क्या होता है, जो इस लोक से संबंध रखने वाला है उसे कहा जाता है लौकिक। ठीक है, और लौकिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक। याद रखेंगे दोनों बात। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि जो पहले था पर अब नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा भूतपूर्व। यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा विकल्प सी, जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, अगला है विकल्प ए में लिखा है पूर्वज। पूर्वज का मतलब क्या होता है, जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहा जाता है। विकल्प बी में शब्द लिखा है अंत्यज। अंत्यज का मतलब होता है जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। विकल्प डी में लिखा है अनागत। अनागत का मतलब क्या होता है, जो न आया हो उसे कहा जाता है अनागत। अभी मैंने पीछे विलोम के संदर्भ में आगत का विलोम आपको अनागत नोट कराया था। देखिए अनागत का सेंस होता है जो न आया हो उसे अनागत कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे कहा जाता है दुर्लभ। 17 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, विकल्प बी में लिखा है अलभ्य। अलभ्य का मतलब होता है जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहा जाता है। इसी प्रकार विकल्प सी में लिखा है अप्राप्य। अप्राप्य का मतलब होता है जो प्राप्त न हो। विकल्प डी में लिखा है अनुपलब्ध। अनुपलब्ध का मतलब जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा बहुभाषाविद। यानी प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा विकल्प ए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहा जाता है। जरा विकल्प बी देखिए, पूछा है कि बहुभाषा भाषी। बहुभाषा भाषी किसे कहा जाता है, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला जो होता है उसे कहा जाता है बहुभाषा भाषी, और जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। दोनों के अंतर को स्पष्ट समझेंगे। बहुभाषा भाषी किसे कहा जाता है, जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा धृष्ट। ढीठ शब्द क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम होगा धृष्ट, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। जरा यहां पर विकल्प ए को देखिए, धूर्त शब्द लिखा है। धूर्त शब्द का यदि आपसे तत्सम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, याद रखिएगा धूर्त का तत्सम होता है वंचक। नोट डाउन कर लीजिएगा, धूर्त का जो तत्सम होता है वो होता है वंचक। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहां पर विकल्प डी देखिए कपूर शब्द लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि कपूर का तत्सम रूप होता है कर्पूर, इसलिए प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ये तत्सम रूप में नहीं है, और अन्य शब्द जो दिए गए हैं विकल्प में वो सभी तत्सम रूप में है। जरा इनके तद्भव को भी देखिए, जैसे विकल्प ए में लिखा है मृत्तिका। जो मृत्तिका शब्द है ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, मिट्टी होता है। याद रखेंगे मिट्टी होता है। विकल्प सी में देखिए कपाट शब्द लिखा है। कपाट का तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है। याद रखेंगे कपाट का जो तद्भव होता है वो किवाड़ होता है। प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कपूर का जो तत्सम रूप होता है वो कर्पूर होता है। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहां पर आपका जो पहला विकल्प है वो लिखा है कोयल। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोयल शब्द जो है ये तद्भव है, क्योंकि कोयल का जो तत्सम रूप होता है वो कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिल। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा।
जरा अन्य शब्दों को देखिए, विकल्प बी में लिखा है आश्चर्य। आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? अचरज। ठीक है, इसी प्रकार से उज्ज्वल शब्द है, उज्ज्वल का जो तद्भव है वो क्या होगा? उजाला। विकल्प डी में लिखा है कंटक। कंटक का तद्भव क्या होता है? कांटा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। अटारी शब्द जो है ये अट्टालिका का तद्भव रूप है, यानी जो अट्टालिका शब्द है ये तत्सम है और उसका तद्भव होगा अटारी। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहां पर जो 3 शब्द लिखा है विकल्प सी में, ये क्या है? तद्भव है, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अब ये देखना है कि 3 का तत्सम रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा 3 का जो तत्सम रूप होता है उसे त्रिड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिड़ी। प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर होगा। जरा अन्य विकल्प को देखिए, विकल्प ए में लिखा है जल। जल का जो तद्भव होता है वो होता है पानी। विकल्प बी में नग्न लिखा है। नग्न एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है नंगा। इसी प्रकार से विकल्प डी में भ्रमर लिखा है, ये भी क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव होता है भौरा। याद रखेंगे। जरा हमने अभी 3 का तत्सम देखा त्रिड़ी, जरा इसी से संबंधित कुछ और शब्द देखिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा का तत्सम क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? त्रिशत। इसी प्रकार से 30 का अगर तत्सम पूछा जाए तो त्रिंशत बताएंगे आप। 30 का तत्सम क्या होता है? त्रिंशत। इसी प्रकार से 13 का अगर तत्सम पूछा जाए तो त्रयोदश। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि करपट का तद्भव रूप क्या है? तो अभी आपने देखा करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी सही हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। अभी आपने पढ़ा है कि कपूर, कपूर शब्द जो है ये क्या होता है? तद्भव होता है और इसका तत्सम क्या होगा? कर्पूर। याद रखेंगे। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प सी में लिखा है करकट। ये जो करकट शब्द है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? केकड़ा। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। करकट का जो तद्भव होता है वो होता है केकड़ा। जरा विकल्प डी को देखिए। विकल्प डी में लिखा है खप्पर। खप्पर का तत्सम रूप, खप्पर जो है ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? खरपर, यानी ख प पर ऊपर र और फिर पूरा र। ठीक है, तो इस प्रकार से खप्पर का जो तत्सम होता है वो होता है खरपर। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो उसको जरा किसी वाक्य में रख कर देख लीजिए। जैसे लिखा गया है विकल्प ए में बनारसी, यही बनारसी शब्द ही विशेषण है। कैसे? आप कहते हैं बनारसी साड़ी। ठीक है, बनारसी साड़ी यानी साड़ी की विशेषता है कि वो कैसी साड़ी है? बनारसी साड़ी है। ठीक है, यानी बनारसी शब्द उस साड़ी की विशेषता को दिखा रहा है, इसलिए बनारसी शब्द क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। आप कहते हैं बनारसी आदमी से बच के रहना चाहिए। ठीक है, एक व्यवहारिक रूप में ये प्रचलित आपने सुना होगा, यानी बनारसी यानी उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए बनारसी शब्द क्या है? विशेषण है। यानी प्रश्न संख्या 25 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसे पूछ रहा है कि जिस पद से या जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है उसे विशेषण कहा जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और विशेषक किसे कहा जाता है? विशेषण जिसकी व्याख्या बता रहा है, जिसकी विशेषता बता रहा है उसे विशेषक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, जरा देखिए पूछा जा रहा है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? देखिए और स्पष्ट होगा। यहाँ पर रमेश की पुस्तक पुरानी है, यहाँ पर देखिए पुस्तक पुरानी लिखा है। ठीक, यानी अब उस पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है? पुरानी शब्द, यानी पुरानी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी पुरानी शब्द उस पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि ये नई नहीं है, पुरानी है ये। ठीक है, यानी उस पुस्तक की विशेषता बताने वाला पुरानी शब्द विशेषण होगा, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेष। यानी पुस्तक कैसा शब्द हो गया? विशेष शब्द हो गया। प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पुस्तक शब्द है ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। यहां पर एक प्रश्न और मैं कोरिलेट कराना चाहता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा रमेश की पुस्तक पुरानी है, यानी पुस्तक यानी विशेष शब्द पहले है और पुरानी अर्थात विशेषण उसके बाद में प्रयुक्त हुआ है। यानी यहां पर पहले विशेष है और बाद में विशेषण शब्द है। इस प्रकार का जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विधेय विशेषण। यानी जब पहले विशेष्य हो और उसके बाद में विशेषण हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। पूर्व के प्रश्न पत्र को हल कराते समय मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था और उस समय मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आम मीठा है। यानी आम क्या है? विशेष्य है और मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। यानी कि विशेष्य के बाद जब विशेषण आएगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। याद रखेंगे, मैंने आपको आज रिकॉल कराया, अगर विशेषण पहले आए
और विशेष से बाद में आए। जैसे हमने आपको कहा था मीठा आम, यानी मीठा शब्द क्या है? विशेषण, और विशेष क्या है? आम। यानी पहले अगर विशेषण आ रहा है और बाद में विशेष्य आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य। दोनों में से कोई भी लिखा हो तो आपका सही आंसर होगा उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पूछा जा रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, लेकिन उसके पहले जब उस लग गया तो किसी पर्टिकुलर ग्रंथ के बारे में बात करा कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। मैंने कहा था कि ये सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण कोई संकेतवाचक विशेषण भी यहाँ पर उसी का एक भाग है, यानी पर्टिकुलर किसी ग्रंथ को इंडिकेट कर रहा है, यानी उस पर्टिकुलर ग्रंथ को ये संकेत कर रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इसलिए यहाँ पर उस शब्द क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी शब्द का में कौन सा विशेषण है? तो आप सभी को पता है कि चांदी खोटी सी दिखती है, यानी उस चांदी की विशेषता को बताया जा रहा है, उसके गुण को बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कौन सा ये विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि दानामोल में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, अपूर्णांक बोधक, यानी दानामोल में अपूर्णांक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए, जो कि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं। अगले क्लास में एक नए प्रश्न पत्र के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।